सांस्कृतिक एवं बौद्धिक विरासत की गहरी समझ और सराहना को बढ़ावा देते हुए इस दिशा में कार्यरत है। यह राष्ट्रीय स्वयं सेवा संघ के अग्रणी संस्थानों में से एक है और इसकी बौद्धिक शाखा के रूप में कार्यरत है। संगठन दर्शन, कला, साहित्य, आध्यात्मिकता और सामाजिक विज्ञान सहित भारतीय संस्कृति के विभिन्न पहलुओं से जुड़ा हुआ है और इन विषयों का पता लगाने और चर्चा करने के लिए आप जैसे सभी विद्वान, बुद्धिजीवी और उत्साही लोगों के लिए एक मंच प्रदान करता है। प्रज्ञा प्रवाह, जो कि बंगाल प्रांत में लोक प्रज्ञा के नाम से विख्यात है तथा गत वर्षों में भिन्न भिन्न कार्यक्रम जिसने किए हैं, यह कार्यक्रम जो कि लोक प्रज्ञा अनुभव दर्शन, यह आपका 18वां कार्यक्रम है जो कि पिछले 5 वर्षों से आप करते यहां पर आ रहे हैं और इसका इस बार सत्कार करने के लिए आतिथ्य के रूप में आपने भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान के प्रांगण को चुना है। इसके लिए हम सभी आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अनुरोध करूंगा हमारे अध्यक्ष महोदय प्रोफेसर वीरेंद्र कुमार तिवारी जी से तथा साथ ही साथ हमारे जितने भी मुख्य अतिथि यहाँ पर हैं, प्रोफेसर कमल लोचन पानीग्राही सर, सदानंद दामोदर सर, प्रोफेसर देवी प्रसाद मिश्र सर, प्रोफेसर राज बिहारी सर, प्रोफेसर प्रणव चट्टोपाध्याय सर, माननीय अरविंद दास जी और आनंद पांडे जी, आप सभी से अनुरोध करूंगा कृपया कर दीप प्रज्वलन के लिए स्टेज पर आएं और माल्यार्पण करके मां भारती को, मां भारत माता को माल्यार्पण प्रदान करें। और साथ ही साथ मैं अनुरोध करूंगा कुमारी देवोस्मिता संतरा जी से कि मंत्र उच्चारण करें। हरतु मे पापं दीपज्योतिर्नमस्तुते, शुभं करतु कल्याणं आरोग्यं सुखसम्पदा, देशबुद्धिविनाशाय आत्मज्योतिर्नमस्तुते, आत्मज्योतिर्प्रदीप्ताय ब्रह्मज्योतिर्नमस्तुते, ब्रह्मज्योतिर्प्रदीप्ताय गुरुर्ज्योतिर्नमस्तुते। नमस्कार। मैं अनुरोध करूंगा हमारे अध्यक्ष महोदय प्रोफेसर वीरेंद्र कुमार तिवारी जी, कमल लोचन पानीग्राही सर, सदानंद दामोदर जी, देवी प्रसाद मिश्रा जी, रास बिहारी भट्ट जी और प्रणव चट्टोपाध्याय जी कृपया कर मंच पर आसीन हों और मां भारत माता को माल्यार्पण और पुष्पार्पण प्रदान करें।
ॐ सङ्गच्छद्दं संबद्धं संगो मनांसि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते समानो मन्त्रः समिति समानि समानं मन सह चित्तमेषाम् समानं मन्त्रम् अभिमन्त्रयेव समानेन वो हविषाजुहोमि समानीव आकुतिः समना हृदयानि वः समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहसति ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। बहुत बहुत धन्यवाद परमिता गुप्ता जी इस सुंदर बौद्धिक चैंटिंग के लिए। भारतीय ज्ञान प्रणाली परंपरा के अनुसार ईश स्तुति का होना किसी भी कार्यक्रम के लिए शुभ माना जाता है। अतः मां शारदा की स्तुति हेतु मैं आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे मध्य उपस्थित कुमारी प्रणम्या भट्ट जी को, जो कि सुपुत्री हैं भारतीय ज्ञान प्रणाली उत्कृष्ट केंद्र के प्रोफेसर महेश की। एक बार मैं चाहूँगा इस छोटी सी बच्ची के लिए हम सभी एक बार ताली बजा करके स्वागत करें और उत्साहवर्धन करें। शारदे करुणानिधे सकलानवाम्ब सदा जनान् शारदे करुणानिधे सकलानवाम्ब सदा जनान् चारणादिमगीतवैभव पूरिताखिल तिक्तते शारदे करुणानिधे सकलानवाम्ब सदा जनान् चारणादिमगीतवैभव पूरिताखिल दीक्तते शारदे करुणानिधे सकलानवाम्ब सदा जनान् परमभूषण भूषिते वररत्न मौले विराजिते परमभूषण भूषिते वररत्न मौले विराजिते शर्मदायिनि कर्ममोचनि निर्मलं कुरु मानसं शारदे करुणानिधे सकलानवाम्ब सदा जनान् हस्तसंधृत पुस्तकाक्षपटी सुधाघट मुद्रिके
हस्तसंधृतपुस्तका शपटी सुधाघट मुद्रिके खस्तवास्तिः वर्णने चतुरो नर खचरोऽथवा शारदे करुणानिधे सकलानवाम्ब सदा जनान् चारणादिमगीतवैभव पूरिताखिलदीप्त ते शारदे करुणानिधे सकलानवाम्ब सदा जनान्। धन्यवादः। धन्यवाद है सुकुमारी, आप मधुर स्वर में गाती हैं, सबका मन मोहकर वातावरण को हमेशा मंत्रमुग्ध। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा अरविंद दास जी को कि एक बार वो मंच पर आएं और कार्यक्रम के अध्यक्ष हमारे संस्थान के निदेशक प्रोफेसर वीरेंद्र कुमार तिवारी जी को स्मृति चिन्ह, भारतीय ज्ञान प्रणाली का कैलेंडर एवं उत्तरीय प्रदान कर सम्मानित करें। देकर स्मृति चिन्ह प्रदान कर और भारतीय ज्ञान प्रणाली का जो हमारा विश्वविख्यात कैलेंडर है उसे देकर के कार्यक्रम के अध्यक्ष संस्थान के निदेशक प्रोफेसर वीरेंद्र कुमार तिवारी जी। मैं आग्रह करूंगा डॉक्टर आनंद पांडे जी से जो कि कार्यक्रम संयोजक हैं, कृपया आप भी मंच पर आएं, और प्रोफेसर कमल लोचन पानीग्रही जी जो कि हमारे COE IKS के चेयरपर्सन हैं, उनका सम्मान करें। डॉक्टर आनंद पांडे जी सर, डॉक्टर आनंद पांडे जी आपसे अनुरोध है। मैं अनुरोध करूंगा हमारे संस्थान के जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर हैं प्रमोद जी, कृपया आप भी मंच पर आएं और हमारे अतिथि प्रोफेसर सदानंद दामोदर सप्रे जी को स्मृति चिन्ह, कैलेंडर और उत्तरे प्रदान कर सम्मानित करें। मैं सभी आए हुए प्रतिभागियों से, अतिथियों से अनुरोध करूंगा कि एक बार ताली बजा करके आप सभी मुख्य अतिथियों का स्वागत करें। प्रोफेसर सदानंद दामोदर सापरे जी अखिल भारतीय प्रज्ञा प्रवाह कार्यकारिणी समिति के सदस्य हैं, पूर्व प्राध्यापक हैं और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT भोपाल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन विभाग से जुड़े हुए हैं। मैं अनुरोध करूंगा प्रोफेसर संदीप कुलकर्णी जी से कि आप कृपया कर स्टेज पर आएं और प्रोफेसर देवी प्रसाद मिश्र जी को स्मृति चिन्ह, कैलेंडर और उत्तरे प्रदान कर सम्मानित करें। प्रोफेसर देवी प्रसाद मिश्र जी निदेशक हैं राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान के और सॉल्ट लेक कोलकाता से। मैं आग्रह करूंगा पंकज गुप्ता जी से, कृपया कर आप भी स्टेज पर आएं और प्रोफेसर रास बिहारी भट्ट जी का
स्मृति चिन्ह देकर, कैलेंडर देकर और उत्तरीय प्रदान कर सम्मान करें। प्रोफेसर राज बिहारी भट्ट जी लोक प्रज्ञा विज्ञान प्रमुख हैं और इस कार्यक्रम को यहाँ पर करने के लिए इनका बहुत बहुत सहयोग हमको प्राप्त हुआ है। मैं आग्रह करूंगा प्रोफेसर दीपेश कटीरा जी से, जो कि प्रोफेसर हैं भारतीय ज्ञान प्रणाली उत्कृष्ट केंद्र के, मैं आग्रह करूंगा आप प्रोफेसर प्रणव चट्टोपाध्याय जी का स्मृति चिन्ह द्वारा कैलेंडर प्रदान और उत्तरीय प्रदान कर सम्मान करें। प्रोफेसर प्रणव चट्टोपाध्याय जी पूर्व प्राध्यापक हैं विश्व भारती शांति निकेतन अर्थशास्त्र विभाग से। मैं आग्रह करूंगा प्रोफेसर कमल लोचन पानीग्राही जी से कि वह अरविंद दास जी का स्मृति चिन्ह देकर, कैलेंडर देकर और उत्तरीय प्रदान कर सम्मान करें। मैं ताली बजा करके आप अतिथियों का स्वागत करूं। मैं आग्रह करूंगा हमारे संस्थान के निदेशक प्रोफेसर वीरेंद्र कुमार तिवारी जी से कि वो डॉक्टर आनंद पांडे जी, जो कि कार्यक्रम संयोजक के रूप में यहाँ पर हैं, उनका स्मृति चिन्ह द्वारा भारतीय ज्ञान प्रणाली का जो हमने कैलेंडर है उसके द्वारा और उत्तरीय प्रदान कर सम्मान करें। भारतीय ज्ञान परंपरा के अनुसार हम सभी को देवतुल्य मानते हैं, इसीलिए कहते हैं कि मातृ देवो भवा, पितृ देवो भवा, अतिथि देवो भवा। इन्हीं सभी अतिथियों का स्वागत करने हेतु मैं आमंत्रित करता हूं उस व्यक्तित्व को जिनके लिए मैं कुछ पंक्तियों द्वारा परिचय करना चाहूंगा। भौतिक विज्ञान हो या मानव संस्थान, भौतिक विज्ञान हो या मानव संसाधन, परिवहन हो या भारतीय ज्ञान प्रणाली केंद्र, प्रत्येक स्थान पर आपके कार्य से आपका सम्मान है। आए हुए सभी अतिथियों एवं प्रतिभागियों का स्वागत हेतु हमारे मध्य प्रोफेसर कमल लोचन पानीग्राही जी विद्यमान हैं। एक बार स्वागत करते हैं ताली बजाकर प्रोफेसर कमल लोचन पानीग्राही जी का, कि वह सभी आए हुए अतिथियों का, प्रतिभागियों का, आगंतुकों का स्वागत करें। नमस्कार। आज लोक प्रज्ञा अनुभव दर्शन का 18th एडिशन को आप सबको स्वागत है, जो कि लोक प्रज्ञा
जो कि लोक प्रज्ञा अनुभव दर्शन का जो कार्यक्रम हमारे 2 दिन का होने वाला है, उसमें हमारे मध्य जितने महानुभव, जितने छात्राएं, जितने अतिथि वृंद आए हुए हैं, स्पेशली जो लोग बाहर से आए हुए हैं, उनका इंडियन नॉलेज सिस्टम और आईआईटी खड़गपुर की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ पे आए तो ऐसे लगता है कि हम लोगों के बीच में जो भारतीय प्राचीन परंपरा और प्राचीन विज्ञान को लेकर के जितने व्यक्ति उत्सुक हैं, जितने लोग चाहते हैं कि भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा, भारतीय नॉलेज सिस्टम, भारतीय दर्शन, भारतीय दर्शन का तो जितना बोला जाए उतना कम है। भारतीय दर्शन जो है सारे विश्व को दिग्दर्शन देने में हर समय प्रयास करता है, हर समय आगे रहता है। इसी परिप्रेक्ष्य में जो हम लोग अपने प्राचीन परंपरा, प्राचीन विज्ञान को विस्मृत कर दिए हैं, जो प्राचीन विज्ञान को हम लोग विस्मृत कर दिए हैं, उसी को दोबारा से पुनर्जीवित करने का हम लोगों का जो प्रयास है, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का माध्यम से इंडियन नॉलेज सिस्टम हो, चाहे प्रज्ञा प्रवाह हो, ये सब के माध्यम से हम लोग उसको दोबारा से पुनर्जीवित करेंगे। इस परिप्रेक्ष्य में ये जो 2 दिन का कार्यक्रम यहाँ पे संयुक्त रूप से आयोजन किया गया, इसमें आप सबका स्वागत है, आप सबका अभिनंदन है आईआईटी खड़गपुर के इस भूमि पर। जैसे आप सब लोगों को पता है, आईआईटी खड़गपुर भारतवर्ष में ऐसे पहले इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है जो एक विजन को लेकर के पहले यहाँ पे बना गया था। इस जगह का ऐतिहासिक रूप से, चाहे वो भारत की स्वाधीनता संग्राम हो, चाहे वो बलिदान की गाथा हो, आईआईटी खड़गपुर का ये जो भूमि है, ये पावन भूमि हर समय आगे रहा है। चाहे वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डायरेक्शन में हो, चाहे वो आईकेएस इंडियन नॉलेज सिस्टम जो है, हमारा जो सेंटर ऑफ एक्सलेंस यहाँ पे बनाया गया है, ये भारत सरकार का ऐसे पहला उद्यम था कोई एक इंस्टीट्यूशन में जो कि बनाया गया है। और मैं गर्व के साथ ये कह सकता हूँ, हमारा आईकेएस डिवीज़न जो है, आईकेएस सेंटर ऑफ एक्सलेंस जो है, इसमें हम लोग परमानेंट फैकल्टीज हम लोगों के पास है, जो कि दूसरे आईआईटी अभी शुरू कर रहे हैं। हो सकता है कि 1-2 आईआईटी और उसमें कुछ लिए होंगे फैकल्टी। तो इसीलिए आईआईटी खड़गपुर से उचित स्थान, ये सब कार्यक्रम करने के लिए इससे और उचित स्थान आपको शायद कहीं नहीं मिलेगा। ये हमारा सौभाग्य है कि आप लोग हमारे बीच में आए, हम लोगों को भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतीय ज्ञान प्रणाली, भारतीय दर्शन, ये सब के बारे में अवगत कराएंगे और आगे जाकर के इसको मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ हमारे जितने पुराने संदर्भ है, पुराने चीज़ें जो संस्कृत में लिखा हुआ है, उसको अनुवाद करके हम आगे जाके मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ उसको कैसे कनेक्ट करें, ये सब के विषय पे ये 2 दिन का जो वर्कशॉप है, ये हम सब के लिए लाभदायक रहेगा, ये मैं आशा करता हूँ। इसके अतिरिक्त इंडियन नॉलेज सिस्टम आईआईटी खड़गपुर में ये भी आपको एक टूर होगा सारे पार्टिसिपेंट का, जो कि जाके देखेंगे आईकेएस किस डायरेक्शन में जा रहा है।
तो IKS में हम लोगों का जो गैलरी है भारत तीर्थ, वो आप देखेंगे। हमारा नेहरू म्यूजियम है, हम लोग उसमें बताएंगे कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में हम लोग कैसे आगे थे। तो ये सब का भी एक छोटा सा टूर आपके लिए आयोजन किया गया, स्पेशली जो यंग माइंड से, जो यंग पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे आए हुए हैं। तो ये मुझे लगता है कि आगे जा करके आपको भी प्रोत्साहित करेगा कि आपका भविष्य में आप ये प्राचीन ज्ञान परंपरा, भारतीय प्राचीन ज्ञान परंपरा और मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बीच में जो सूत्र है, बीच में जो कनेक्शन है, आप इसको कनेक्ट करेंगे और अगर आगे जा करके IKS इंडियन नॉलेज सिस्टम जो है, इसको पूरे विश्व में ये बताने के लिए हमको गर्व अनुभव होगा, क्लैरिटी रहेगा कि हम लोग क्या करते थे, अभी क्या हो रहा है, उसके बीच में क्या संबंध है। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मैं यही करूँगा कि आपसे आग्रह करूँगा कि आप लोग यहाँ पे जो 2 दिन का कार्यक्रम है, इसमें जितना भी आपके मन में क्वेश्चंस हो, जितना भी आपके मन में कोई उत्साह हो, आग्रह हो, उसको हमारे जो पैनलिस्ट है, हमारे जो वक्ता हैं, वो काफ़ी वेल नोन है अपने अपने फील्ड में, तो आप इनके साथ संवाद करिए और उनके माध्यम से आपका जितने सारे कन्फ्यूजन है उसको दूर करिए। और यहाँ पे आपका जो स्टे होगा 2 दिन का, मुझे लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, हमारे जितने सारे कार्यकर्ता लोग इसमें लगे हुए हैं, उनके तरफ से काफ़ी मेहनत किया गया इसको अच्छा कार्यक्रम करने के लिए। तो ये सब आप एंजॉय करिए कार्यक्रम को, और आगे जा करके आपका भविष्य इस पर निर्भर करेगा कि आप क्या करना चाहते हैं। इतना बोल के मेरे वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर कमल लोचन पानीग्राही जी। आपने हमको कुछ कुछ बातों से बहुत अच्छे से अवगत कराया कि कैसे, किस प्रकार से भिन्न भिन्न इकाइयाँ, चाहे वो IKS डिवीज़न हो या प्रज्ञा प्रवाह हो, किस माध्यम से हम भारतीय ज्ञान को संरक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। तथा साथ ही साथ आपने बताया कि भारतीय ज्ञान प्रणाली या भारतीय ज्ञान सिर्फ एक कोई पुरातन ज्ञान बनकर के ना रह जाए, उसको आधुनिक विज्ञान के साथ कैसे उसका समन्वय किया जाए, इसके प्रति भी आपने प्रकाश डाला। और साथ ही सभी प्रतिभागियों को इसके लिए आग्रह किया और साथ ही साथ उनको सचेत किया, उनको इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे ये 2 दिन का सत्र हम सबके लिए कितना लाभप्रद हो सकता है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करता हूं हमारे निदेशक महोदय को कि निदेशक पद से आप सुशोभित हैं। कर्मठता, प्रतिबद्धता, निष्ठा, यह आपका सहज स्वभाव प्रतीत होता है। कार्यक्रम में अध्यक्ष की भूमिका आप निभाते हैं। चलिए हम अपने संस्थान के निदेशक महोदय प्रोफेसर वीरेंद्र कुमारी जी को मंच पर बुलाते हैं। एक बार ताली बजा करके उनका स्वागत करते हैं। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आप सबका स्वागत करते हुए ये कहना चाहूँगा कि गलत आदमी को आप लोगों ने अध्यक्ष बना दिया है। हम तो यहाँ पर आपके होस्ट हैं और हम चाहेंगे कि आप लोग हम लोग को कुछ सिखाएं। सदानंद सापरे, प्रोफेसर सदानंद सापरे जी हैं और प्रोफेसर देवी प्रसाद मिश्रा जी हैं। प्रोफेसर देवी प्रसाद मिश्रा हमारे फ्रेंड हैं। हम लोग IIIT जो NITTR के इंस्टीट्यूट में मैं भी आता जाता था। तो इतने, और इन लोग का नॉलेज के बारे में और उनके ज्ञान के बारे में तो मैं जानता हूँ, इसलिए मैं थोड़ा छोटा महसूस कर रहा हूँ कि आप लोगों ने थोड़ा गलत काम कर दिया कि अध्यक्ष हमें बना दिया। क्योंकि ये सही है कि ये हमारा जगह है, लेकिन हम चाहेंगे कि हम अध्यक्ष हमारे सदानंद सापरे जी ही रहें तो अच्छा रहेगा। मेरा ये विश्वास है और मेरा ये आप सबसे अनुरोध है। ये कहते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि आदरणीय प्रोफेसर सदानंद सापरे जी, प्रोफेसर कमल लोचन पानीग्राही हमारे साथी, प्रोफेसर देवी प्रसाद मिश्रा जी, जैसे कि मैंने कहा कि डायरेक्टर हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च कलकत्ता के,
हमारे साथ हैं प्रोफेसर प्रणव कुमार चट्टोपाध्याय जी। आपका स्वागत है इस आईआईटी खड़गपुर में। हमारे साथ प्रोफेसर रासबिहारी भाट जी हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुछ दिन पहले प्रज्ञा प्रवाह के एक कार्यक्रम में मुझे बुलाया गया था और उस समय से मैं प्रज्ञा प्रवाह में जुड़ गया। पता नहीं चला कि कब मैं जुड़ गया, लेकिन उसके पहले जब कुछ लोग हमसे मिला करते थे, अरविंद दा हैं मिला करते थे, तो मैं सोचता था कि क्यों हमारे पीछे पड़े रहते हैं। हम उनको कहते थे कि सर किसी और को बताइए, तो कहते कि नहीं सब करेंगे लोग, लेकिन आपको रहना है। और ये करते करते मैं शायद जुड़ गया और अरविंदा का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। ये जो कार्यक्रम यहाँ पर होने की बात जब चल रही थी, तो वहाँ जब मैं गया था पिछली बार, तो तब मैंने आदरणीय डॉक्टर आनंद पांडे जी को देखा था और उनसे मिला था। और उसके बाद से जो एक आत्मीयता उनके साथ हमारी हो गई, वो अब लगता है कि अंत तक ही जाएगा, क्योंकि उनके साथ हमारे मतलब कम से कम डेली बेसिस ऐसा लगता होगा कि ज़रूर एक बार हम लोग फ़ोन कर लेते हैं। अगर मैं शायद एक दिन भूल गया तो दूसरे दिन ज़रूर वो फ़ोन करेंगे और हालचाल पूछने की कोशिश करेंगे। और मेरा ऐसा है कि मैं खाता कम हूँ और काम करता थोड़ा ज़्यादा हूँ, इसलिए मुझे कुछ न कुछ इधर उधर की तकलीफ़ हुआ करती है। तो मैं उनको पूछता रहता हूँ कि मैं क्या करना चाहिए, आज ऐसा हो गया, कल वैसा हो गया। और यहाँ पर हमारे और मंडलदा हैं, वो भी हमारे डॉक्टर रह चुके हैं अभी भी हैं। अब चूँकि मुझे समय नहीं मिला तो मैं नहीं जाता था। और हमारे आशीष दा, नमस्कार। हमारी मिसेस का 2019 में एक बार वो गिर गई थी कलकत्ता में, और उसे ये टूट गया था। और उसके बाद कुछ और भी प्रॉब्लम थे, तो हम लोग जाया करते थे। तो आशीष दा को मैं जाना, हमारे एक हैं ऑफ कोर्स अब तो वो नहीं रहते हैं हम लोग के साथ में, शायद हैं, लेकिन प्रोफेसर अमर का याद नहीं पड़ रहा है नाम उनका। उनने हमको आपके बारे में बताया था कि आप एक अच्छा अगर होम्योपैथ का जानना चाहते हैं तो उनके पास जाइए, और नाम याद आ जाएगा। हाँ, सोनद बसु, बस मलिक, हाँ, सनद दा ने आशीष दा के बारे में बताया था, तब से आशीष दा को जानता हूँ। और ऐसे देखते हुए मैं सोचता हूँ कि मैंने करीब करीब सब लोगों को जान लिया, और सीखने की कोशिश करता हूँ कि क्या आप लोग से मैं सीख पाऊँ। यहाँ पर आईआईटी खड़गपुर के बारे में हमारे प्रोफेसर कमल लोचन पानीग्राही जी ने बताया कि ये पहली आईआईटी जब उस समय बनी थी, तो एक केवल आइडिया वही था जो कि हमारे विचार हुआ करते थे कि भाई गुरुकुल का ही लाइन पर बने। और उसलिए सबसे पहले जब चुना गया था, तो ये चुना गया था जो हमारी अभी जो जिसको हम लोग शहीद भवन कहते हैं, ये 135 साल पुराना है, और जिसमें कि हमारे जो संग्रामी लोग थे उनको रखा गया था, और 2 को यहाँ मार भी दिया गया था, जिसकी बॉडी को लेने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस आए थे यहाँ पर। एक छोटी सी फिल्म भी हम लोग बनाए हैं, बांग्ला में भी है, हिंदी में भी है, और हम चाहेंगे कि जब आप लोग एक बार जाएं तो 15 या 20 मिनट की फिल्म है, वो ज़रूर देखें। उस शहीद भवन के अंदर ही है, जगह बनाया गया, आप लोग बैठ सकते हैं और वहाँ पर फिल्म को दिखाया जा सकता है। देखना चाहिए कि क्या इतिहास के बारे में कुछ बताया गया है कि कैसे संतोष मित्रा और तारकेश्वर सेन गुप्ता को मारा गया था, उनकी बॉडी को लेने के लिए कैसे आया गया, वो भी आप समझ सकते हैं, वहाँ बताया जाएगा। तो जब ये
आईआईटी जब बनी थी तो यही था कि हमें एक हायर इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग चाहिए, लेकिन हमारा ध्यान यही था कि गुरुकुल की अवस्था में हो, ताकि वहाँ पर लड़के या लड़कियाँ जो भी आएँ केवल पढ़ाई की ही बात करेंगे, अच्छे वातावरण में रहेंगे, सिटी से थोड़ा दूर रहेंगे। और इसीलिए ये सबसे पहले 1951 18 अगस्त को इसका फॉर्मली जन्म हुआ था, ये बनाया गया था। अस्ति और उसके बाद 10 साल के बाद आप कह सकते हैं 58 के बाद ही बॉम्बे आया, उसके बाद कानपुर आया, दिल्ली आया, फिर मद्रास आया। लेकिन 10 साल के बाद करीब करीब 1961 में तब बाकी 4 आईआईटी के बारे में लोग जाने। लेकिन ये मैं चूँकि यहाँ पर 1967 में हमारे फादर लेकर आए थे, हमारे फादर भी यहीं पढ़ाई किए और उसके बाद प्रोफेसर थे, तो जब हम लोग को लेके आए तब से मैं देख रहा हूँ इस आईआईटी का ग्रोथ। मैं स्कूलिंग भी किया, उसके बाद में भाग्य से मुझे यहाँ पर पढ़ने का मौका भी मिला, पढ़ाई लिखाई किया मैं। अब मैं देखता हूँ कि जो सिस्टम हम लोगों ने यहाँ पर शुरू किया था वही चीज़ दूसरे आईआईटी में भी हुआ। यानी कि हम लोग का था कि ये गुरुकुल के सिस्टम ये था कि कोई एक अध्यापक ही जहाँ पर बच्चे रहेंगे उनकी देखरेख के उनके अंदर ही होगा, इसीलिए हॉस्टल्स बने। मैं ये थोड़ा इसलिए बताना चाहता हूँ कि आज के युग में अगर आप कोई देखेंगे तो हॉस्टल जो बनते हैं वो टम्बलर टाइप बन रहे हैं, 15 स्टोरी 20 स्टोरी बन रहे हैं। किसी स्टूडेंट को किसी से मतलब नहीं, कोई वार्डन नहीं, वो कोई कंपनी चलाती है और लड़के रहते हैं अपने टाइप के रहते हैं। लेकिन ये गुरुकुल सिस्टम हम लोग जो बनाए और जो एक प्रांगण बना कि इसके अराउंड जो भी लोग रहेंगे सब प्रभावित होंगे, तो उसका ये पहले आईआईटी में बना था और इतनी बड़ी जगह में हम लोग बनाए थे। लेकिन आज नए आईआईटीज़ को अगर आप देखेंगे तो उनको देखेंगे कि बिल्डिंग्स कैसी बन रही है, उनके हॉस्टल्स कैसे बने हुए हैं। उस समय जो स्टूडेंट थे और आज के स्टूडेंट्स में बहुत अंतर है। मैं आप छोटा सा उदाहरण ये देना चाहता हूँ कि जब कोविड हुआ तो कोविड के समय सब जब बंद हो गया 24 मार्च 2020 को, तो हमारे एक मित्र जो अमेरिका में हैं, विनोद गुप्ता, उनने तुरंत हमें मेल किया कि क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा कि अभी प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, कि सब लोग अपने अपने घर में बंद हो गए और ऐसा है कि जो लोग हॉस्टल में जो वार्ड बॉय का काम करते थे या जो छोटे छोटे ईटरीज पर जो काम करते थे उन लोगों की नौकरी अब चली गई। पता नहीं उन लोगों का क्या होगा, कहाँ से पाए, क्योंकि वो हैंड टू माउथ थे, उनको दिन भर काम करते थे, पैसा मिलता था, खाना पीना चलता था। अब ऐसे ही कम से कम 1000 1500 लोग तो जरूर होंगे, इतना बड़ा कैंपस हो गया है। तो उनने कहा कि आपके पास कुछ आइडिया है, फार्मूला है, क्या करेंगे आप इन लोग के लिए? तो मैंने कहा कि हाँ है हमारे पास। तो बोले कि आप घंटे भर में सोच करके बताइए। तो हम लोगों ने यहाँ पर सोच करके बताया कि भाई यहाँ पर जितने हमारे घरों में काम करती हैं महिलाएं, उनके घर में चूल्हा बंद हो जाएगा, क्योंकि जब वो काम नहीं करेंगी तो जो प्रोफेसर लोग अपने घर में खुद काम करेंगे, कहेंगे भाई आपको हम पैसा क्यों दें, क्योंकि हम तो अब काम कर रहे हैं तो हम आपको पैसा क्यों दें। वो जायज़ भी है, लेकिन उनका भी जायज़ है कि भाई मैं क्या करूं, आप घर में आने नहीं दे रही हैं तो हम काम कैसे करेंगे, तो हमारा घर कैसे चलेगा। रिक्शा वाले सब बंद हो गए, रिक्शा नहीं चलता था, सब कुछ कोई छुआछूत का ऐसा हालत हो गया था। तब इस समय में उन लोगों ने, आप लोगों को विश्वास नहीं होगा कि 3-4 घंटे में डेड ऑफ नाइट हमको फिर फ़ोन आया और कहा गया कि $1 मिलियन, मतलब करीब करीब उसका हिसाब से आप लीजिए तो 7-8 करोड़ का, कहे कि ये $1 मिलियन प्लेज हो गया, अब आप प्लानिंग कीजिए। और उसके बाद हमारे आईआईटी के लोगों ने मिलके, लेकिन मैं ये इसके क्यों बता रहा हूँ, ये बताता हूँ। जो हमारे अंदर जो संस्कार है, हमारे अंदर जो फीलिंग है, उसको सोचते हुए विनोद गुप्ता ने कहा था कि मैं जब 16 साल का था तो मेरे वार्ड बॉय एक 13 साल का लड़का था, पापैया। तो मैं याद कर सकता हूं कि आज वैसे कई पापैया होंगे, उनकी क्या हालत होगी।
उसको उनने धर्म मन में रख करके और अपने दोस्तों जो कि वो भी यहीं पर पढ़े थे सबसे बात करके $1 मिलियन का उसी रात उनने वो प्लेज किया था। तो मैं यही संस्कार की बात कर रहा हूँ कि जो हमारे संस्कार थे, आज के लड़के शायद ये काम नहीं करेंगे। मैं ये मैं आपको देख कर कि जो हो रहा है उसके आधार पर बोल सकता हूँ। लेकिन वो लड़का जो कि 1967 में यहाँ से पास होके चले गए थे, लेकिन उनको याद है कि जब मैं आया था मेरी उम्र 16 साल की थी और 13 साल का पापैया था, जो मुझे जब बीमार पड़ा तो वो हमें हेल्प किया 17-18 दिन। ये फीलिंग थी। और जितने लोगों से फिर उसके बाद मैं बात किया, उनकी था कि नहीं, IIT खड़गपुर ने हम लोग को जो दिया वो हम भूल नहीं सकते। तो ये है हमारा संस्कार। यही चीज़ है कि हम लोग आज जो प्रोफेसर पाणिग्राही ने कहा कि ज्ञान प्रणाली के बारे में बात करते हैं, हमारी पूर्वजों ने क्या लिखा था, हमारे वेदों उपनिषदों में क्या है। हम लोग चूँकि संस्कृत नहीं पढ़े या हम जो भी कारण हो सके हमें नहीं बताया गया, नहीं पढ़ाया गया, उसके कारण हम लोग जान नहीं पाए कि हमारे वेदों में उपनिषद में क्या लिखा हुआ है। क्योंकि आज गीता की बात करते हैं तो देखिए, गीता से आपको दुनिया का कोई भी आप समझ लें या दुनिया का कोई भी राजनीति के बारे में आपको जानना है तो गीता को पढ़िए। उनके हर लाइन में आपको मिलेगा कि बहुत कुछ है। और ये तो सब कोई जानता है कि जितना पढ़ेंगे उतना ही समझ में आएगा, और सोचेंगे कि हम समझ गए, लेकिन फिर जब पढ़ेंगे तो पता चल कि नहीं, अभी नहीं समझे, और पढ़ना पड़ेगा। तो ये ऐसा ये ग्रंथ है। तो आप समझ सकते हैं कि उस समय की जो चीज़ें कही गई थी, जो चीज़ें थी उस समय, हम लोग आजकल बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। आप देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, माने कृत्रिम भाव से हम दिमाग को में क्या होता है, इंटेलिजेंस क्या होता है। आप समझ लीजिए कि जब संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि मैदान में क्या हो रहा है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही था। वो उनके साथ वो दिव्य शक्ति थी, दिव्य दृष्टि थी, जिससे वो देख सकते थे कि अभी क्या हो रहा है, कौन क्या कह रहा है, और इनको धृतराष्ट्र को सब बता रहे थे। तो समझिए कि ये चीज़ ऐसा है कि हमारे वेदों में उपनिषदों में इन चीज़ों के बारे में कहा गया है। आज जो हमारे मंदिरों में, मैं अभी कुछ दिन पहले गया था साउथ में, मंदिरों पर जाकर देख लीजिए कि उसमें उनकी भाषा में पूरा लिखा हुआ है, हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। हमने पूछा किसी से कि ये आपके पूरी तमिल में है, बोले नहीं, ये भी तमिल का भी कुछ विज्ञान कुछ है, जिससे कि हम लोग पूरा नहीं बोल पाएंगे कि इसमें क्या क्या कैसे लिखा। पूरे मंदिर के ऊपर लिखा हुआ है, पूरे मंदिर के ऊपर में लिखा हुआ है। तो कब लिखा गया था, कैसे लिखा गया था, हजारों साल पहले पुराना मंदिर है वो। तो आप समझ सकते हैं कि उस समय लोग के अंदर वो प्रतिभा थी। शायद उस समय पेपर नहीं था, लेकिन उन लोग जहां मिला वहीं लिखने की कोशिश की। उनके पास पत्ते थे, पत्ते आप लोग सुने होंगे कि पत्तों पर लिखा गया था। तो वो जो ज्ञान लिखा गया था पत्तों पर, हम लोग तो समझ नहीं पाए, हम लोग शायद उसको उन लोग स्टोर नहीं कर पाए, और स्टोर भी किए होंगे तो आप हमें पता है कि मुगल आए तो 800 साल तो उन्होंने हमारे बर्बादी की, हमारे संस्कृति के बारे में, हमारे जो भी संस्कार थे, हमारे जो भी पूजा के स्थल थे, आप सब ये जानते हैं। और उसके बाद 200 साल जब ब्रिटिश आए, जिनके पास ज़्यादा दिमाग था, तो उन लोगों ने अपने दिमाग से हम लोग को फूट डाल करके और हमारे ऊपर राज किया, और हमें कुछ ऐसा सिखा गया कि जब हम पूरा भूल गए कि हमारी संस्कृति क्या थी, हमारे संस्कार क्या थे। आज मैं आपको एक छोटा उदाहरण दे सकता हूं कि जब मैं इंटरव्यू कराता हूं तो जो लड़के यहाँ से पास होकर के अमेरिका में गए हैं, जब वो इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, तो मैं बताता हूं कि हमारे इस बोर्ड में ये प्रोफेसर यहाँ के हैं, ये प्रोफेसर यहाँ के हैं, सबका नाम बोलता हूं, तो वो कहता है हेलो हेलो हेलो। तो मैं कहता हूँ कि क्यों भाई, आप यहाँ से अभी 2 साल पहले गए, 3 साल पहले गए, 22 की उम्र में गए हैं, तो जो 22 साल तक अपने माता पिताजी के साथ रहे, तो आप क्या माता पिताजी को मिलोगे तो हेलो बोलोगे? नहीं सर, हम लोग क्या करोगे? तो पैर छूऊंगा। हम लोग तो ठीक है, पैर तो आप दूर से नहीं छू सकते, कम से कम दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम तो करो। तो मैं ये बल्कि सबसे कराता हूँ। लोग बुरा मानते होंगे, लेकिन मैं कहता हूँ कि नहीं भाई, कम से कम इस चीज़ को तो आप रखो याद। तो वो लोग प्रणाम करते हैं, सब टीचर का सबका नाम बोलता हूँ तो करते हैं, जो बोर्ड में रहते हैं। हम कहने का मतलब ये है कि देखिए, जो पाश्चात्य का हमारे ऊपर जो ये कह सकते हैं कि जो प्रभाव पड़ा है, इसका बहुत ही मतलब कि इसका फ्यूचर क्या होगा बड़ा मुश्किल है सोचना। और आजकल देख लीजिए हर चीज़ में है, हमें बोलना नहीं चाहिए, लेकिन आप आजकल ही देख लीजिए कि देश पिछले 10 साल में कहाँ जा रहा था, और
जो इलेक्शन के रिजल्ट आए वो कहाँ लेके जा रहे हैं। आप लोग अच्छे हैं, वो लोग समझते हैं, इसकी बात हमें करनी नहीं चाहिए। हम जस्ट ये कह दे रहे हैं कि जो चीज़ कहाँ है, हम ही लोग के इसकी मतलब 800 और 200 साल जो हमारे 1000 साल हम लोग जो गुलामी के में रहे, तो शायद उस समय लोग इतने वीर थे कि 18 साल के खुदीराम बोस, 17 साल के, और ये सब लोग हंसते हंसते अपने सरदार हंसते हंसते वो लोग इसके ऊपर गैलोस पर चले गए। आज आपको नहीं मिलेंगे, हमको नहीं लगता है कि आज मिलेंगे वैसे लोग, आपको वैसे लोग आज नहीं मिलेंगे। तो तब क्या होगा? हमें कुछ नहीं होगा, हम लोग बस वो गुलामी जो थी उससे ज़्यादा गुलाम बन करके हम रहेंगे, और ये होगा, ये होगा। आप देख लीजिए कि मैं एक स्टैटिस्टिक्स देख रहा था कि कितने % लोग किसके कैसे वोट देने जा रहे हैं, उसमें भी देख रहा था मैं कि लोग समझते हैं कि नहीं हो जाएगा, बस हमारे नहीं वोट देने, हमारे एक वोट से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन देखिएगा आप लोग सब देख रहे हैं, तो ये है संस्कार, ये संस्कार। तो आज जो ये 2 दिन का जो वर्कशॉप किया गया है, हम लोग चाहते हैं कि भाई हमले अपनी चीज़ों को ना भूलें। हम लोगों ने जो 2020 में सबसे पहले IIT खड़गपुर में हुआ, क्योंकि हमारे जब मिनिस्टर जी निशांक जी थे, तो वो कहे तिवारी जी कुछ पुरानी चीज़ों को लेके चलना है, आप ऐसी IIT में हैं जिसके पुराने जगह हैं और सब कुछ अच्छा है। मैं गया हूँ क्योंकि 18 में वो यहाँ आए थे, तो कहे कि कुछ करना है। तो हमने कहा सर बताइए, हम लोग पुरानी जो चीज़ें हैं उनसे, तो हमारे कुछ दोस्तों के साथ मिलकर मैं बात किया, और तब इन लोगों ने कहा कि क्यों ना हम लोग ऐसा कुछ इंडियन नॉलेज सिस्टम के बारे में कुछ सोचें। तो जब हमने उनको बताया तो कहा कि नहीं एकदम ठीक है, आप इसके ऊपर प्रपोजल बनाइए। और तब सबसे पहले IIT खड़गपुर में हुआ था ये एक छोटा सा वर्कशॉप हम लोगों ने किया 2-3 दिन का, और उसके आधार पर तब ये इंडियन नॉलेज सिस्टम IIT खड़गपुर का बना, जिसमें अभी हमारे पास 4 अध्यापक हैं। हमारा मूल मंत्र ये है, हम चाहते हैं कि हमारे वेदों में, उपनिषद में जो चीज़ें लिखी हुई हैं, आप विश्वास नहीं होगा, हम लोग कहते हैं, हमारे सदानंद सापरे जी हैं, वो जानते हैं कि जो पाइथागोरस थ्योरम के बारे में जो जानते होंगे, वो पाइथागोरस थ्योरम का नहीं था, हमारे बोधायन ने उस चीज़ को पहले लिखा है, पहले बताया है। हमारे सापरे जी जरूर बताएंगे इस चीज़ की बात। तो ये है हमारे जो 3 सूत्र जो अभी कहते हैं ना कि न्यूटन्स लॉ, आपको देखना, मैं देखा इसको कि इसके बारे में किस सूत्र में कैसा लिखा हुआ है, हमारे उपनिषद में लिखा हुआ है, और उस चीज़ को अगर आप समझे तो तब पता चले कि ये तीनों लॉ उसके अंदर लिखे हुए हैं। तो ऐसा चीज़ नहीं कि हम लोगों ने नहीं किया। आप लोग के ज्ञान मतलब कि विज्ञान में या फिर गणित में आप जानते ही हैं कि आर्यभट्ट जी का क्या अवदान रहा है। हमें उनकी जो प्रतियां जो लिखी गई थी जो है, वो हम पे पता भी नहीं है, हम जानते भी नहीं कि वो कहाँ हैं, कितने हैं, किस अवस्था में हैं या कैसे हैं, शायद हम लोग के पास है नहीं। क्योंकि हमारा जो नालंदा और तक्षशिला है, नालंदा तक्षशिला को तो पूरा जला ही दिया गया। आज मैं गया था नालंदा आज से 3 साल पहले, और वहाँ पर मैं देख करके आया कि आप देखिए कि रूम जो है अभी आजकल जो हम लोग डिज़ाइन करते सिविल इंजीनियरिंग के, एक ईंटे की जो साइज़ होती है, वो सोच भी नहीं सकते कि 18 इंच का एक ईंटा, जबकि यहाँ पर 6 और 7 इंच का एक है, वहाँ पर 18 इंच का एक ईंटा मैंने देखा। और उसके बाद दीवार की थिकनेस आप देख लीजिए, 7 फीट की दीवार, 7 फीट की दीवार, तो आप समझ सकते हैं। और ऊंचाई भी वैसी, और ऐसा मेंटेन किया गया है कि जितना ही ठंडा पड़े आपको असुविधा नहीं, और जितना भी गर्मी हो वो होगा, क्योंकि बीच में एक आंगन के समय पर ऐसा एक मटेरियल है, रिफ्लेक्ट करता है कि जैसे सूर्य की किरणें पड़ेंगी तो रिफ्लेक्ट करके सब रूम में वो आपको गर्मी देगा। तो ये उस समय सोचा गया था। आज भी आप लाल किले में जाएं तो लाल किले के बाहर आपको गर्मी लगेगी, और अंदर में जाएंगे तो लगता है कि हवा आपके चेहरे के क्रॉस चला जा रहा है। कैसे होता? वो डिज़ाइन थी। तो हमें ये जानना है कि वो कैसा डिज़ाइन था। आज उसे हमें नहीं पता है कि कैसे उन लोगों ने किया, एक पत्थर से कैसे बड़े बड़े चीज़ों को बनाया है उन लोगों ने। आप जब जाएंगे साउथ के मंदिरों में या फिर दूसरे मंदिरों में तो हमें समझ में आएगा कि उन लोगों ने कौन सी टेक्नोलॉजी थी। आज तो हमारे पास एलिवेटर हैं, एलिवेटर लेकर के आप देखे होंगे कि एयरपोर्ट में लोग सफाई वगैरह करते हैं, लेकिन उनके पास क्या था, कौन सी टेक्नोलॉजी थी। अब हम लोग अगर सुने भी हैं हम लोग कि रावण जो वो पुष्पक विमान चलता था वो कैसे उठाता था और कैसे नीचे था, कुछ तो रहा होगा, उनके अंदर में कुछ न कुछ होगा।
अब मतलब कि ये बातें सोचने की बातें हैं कि जरूर होगा, नहीं तो जो अवशेष आज हम देखते हैं, आज द्वारिका का हम लोग देखे, मोदी जी ने उस करीब करीब 200 फीट अंदर जा करके और उस द्वारिका के उस जगह पर, क्योंकि पूरा देखा गया कि वो पूरे वहाँ व्यवस्था है, और वहाँ जा करके उन्होंने प्रणाम किया और वहाँ पर एक हमारे आई थिंक इसका ये भी दिया है शायद आई थिंक मोर पंख का दिया है वहाँ पर गाड़ा उन्होंने, मैं देखा। तो आप समझ लीजिए कि उसमें व्यवस्था कौन सी थी। आप हम आर्किटेक्चर की बात करते हैं, आर्किटेक्चर की डिज़ाइन की बात करते हैं, आप उनकी जाके देखिए ड्रेनेज सिस्टम। हमारा ये खड़गपुर का है ड्रेनेज सिस्टम, हम लोग परेशान है, प्रोफेसर पानीग्राही जानेंगे कि कितना परेशान है कि एक बार पानी जब हुआ था तो इतनी हालत हमारे लोग ख़राब हो गई कि पानी जा ही नहीं रहा है, और यहाँ से पानी जब हम लोग छोड़े तो बगल में जो पीछे हैं लोग उनके उधर चला गया। तो ड्रेनेज सिस्टम हमारा है। आज भी जो बिल्डिंग हमारी बन रही है, ये जो बिल्डिंग बनी है, ये बिल्डिंग हमारी देखिए कि आज भी फ्लोर चमकता है, आप ऊपर में जाएं आज भी फ्लोर चमकता है। लेकिन जो दूसरी बिल्डिंग बनी उसमें हम लोग देखें कि सीपेज शुरू हो गया है 2 साल 3 साल के अंदर में। इसके मतलब जो मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन था उस समय, आप भृगु संहिता जब खोलेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें किस बात के बारे में नहीं कहा गया। हमें तो पढ़ना चाहिए, बल्कि हम यही सोच रहे हैं और हम लोगों ने ये सोचा भी है कि जो इंडियन नॉलेज सिस्टम के बारे में जो भी कुछ हो उस चीज़ को हर सब्जेक्ट में, जैसे सिविल इंजीनियरिंग में हम लोग को ये बताना चाहिए कि उस समय के डिज़ाइंस कैसे थे और आज के डिज़ाइंस में क्या है। तो कम से कम 2 या 3 घंटे का हम लोग, हमारे टीचर्स को हम लोग ये कहना चाहते हैं कि आप थोड़ा उसमें से पढ़िए और उस चीज़ को भी लड़कों को बताइए, ताकि उनके मन में ये आएगा कि हाँ ये सिविल इंजीनियरिंग का उस समय का था और आज हमारा सिविल इंजीनियरिंग क्या है। मटेरियल साइंस, आज हम लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ा पेपर लिख दे रहे हैं, लेकिन उस समय के मटेरियल को आप समझिए कैसा मटेरियल था कि वो हाथ के ही मूवमेंट से, उस समय मैग्नेटिक हो सकता है लेकिन उसके हाथ में मैग्नेट होगा क्या, हो सकता है, क्योंकि ये मैग्नेटिक फ्लो से ही वो तो मूवमेंट हो रहा है। आज जो हम लोग बना रहे हैं, आज जो हम लोग आप देखे होंगे कि अभी AI से अब पेजेंट का भी हो रहा है, जो ब्यूटी पेजेंट का भी कंपटीशन हो रहा है। AI है क्या? वही चीज़ जो मैंने आपको कहा, मशीन लर्निंग। तो मशीन लर्निंग क्या है? जो मशीन को हम सिखाते हैं, सिखाएंगे कैसे? मशीन को हम कहते हैं कि भाई ऐसा अगर 10 चीज़ देखना, तो जब कहीं पर देखना इसमें से कोई 10वां तो तुम कह देना कि ये चीज़ है। कहने का मतलब ये है, हम आपको एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे कि आज हमारे पास कह रहे हैं हम लोग कि जो लॉ जो है कम से कम लाखों केसेस हैं जो कि सॉल्व नहीं किए गए हैं, तो उसमें AI का प्रयोग करने की कोशिश हो रही है। क्यों हो रही है? इसलिए हो रही है कि जब हम लोग कोर्ट करते हैं कि इस जजमेंट में ये हुआ था, उस जजमेंट में ये हुआ था, तो शायद हमको कई साल लग जाएंगे सब जजमेंट को कोर्ट करने के लिए। लेकिन अब उसको डिजिटाइज जब कर देंगे तो हमको तुरंत वो बताएगा कि अगर ऐसे केस हो तो उसमें क्या क्या आंसर दिए गए थे, क्या क्या जजमेंट था, उस जजमेंट से सोच करके वो बताएगा कि इसका जजमेंट ऐसा होना चाहिए। हालांकि ये जो कहा जा रहा है कि दिस इज कॉल्ड जनरेटिव AI, और ये जो जनरेटिव AI है, ये जो चीज़ है कि ये सीधा नहीं है, ये सीधा नहीं है कि वो सही जवाब नहीं देगा। वो क्यों नहीं देगा? क्योंकि उसके अंदर एक चीज़ की कमी है। क्या चीज़ की कमी है? कोई बता सकता है? फीलिंग की कमी है, फीलिंग की कमी है। क्योंकि वो जो एक जज बैठ करके जो डिसीजन लेता है वो उसके अंदर वो थोड़ा सा है भावना। जैसे मैं एक छोटा एग्जाम्पल कहते हैं, हमारे जो कैप्टन जैन साहब आए हैं तो बात कर रहे थे कल, उनने कहा कि उनके कैप्टन उनके है कि हर थर्सडे को कोई अगर मिस्टेक कोई भी किया तो उसको पनिशमेंट दिया जाएगा, और एक पनिशमेंट है कि 14 दिन का जेल भी है उनके नेवी कमांडेंट के प्रांगण में। तो वो कह रहे थे कि जब मेरे को किसी को 14 दिन का जेल देना पड़ा, मैं इतना दुखी हुआ, क्योंकि मुझे पता था कि उसका एक छोटा बेटा है, छोटा सा बच्चा हुआ अभी 2 महीने का, और उसकी बीवी हमारे पास आएगी, दुखी होगी। लेकिन चूंकि मैं बधा हुआ हूं कि हमें पनिशमेंट देना है, उनने वो दिया। तो जो फीलिंग है एटलीस्ट वो आज तक भी वो कैरी कर रहे हैं। तो ये जो फीलिंग है जनरेटिव AI या रिस्पॉन्सिव AI जो हम बात कर रहे हैं, ये उसके अंदर वो फीलिंग नहीं है। और इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि जो AI हुआ है तो AI थोड़ा डेंजरस भी है। इस AI के चलते बहुत कुछ हो जाए, हमारा चेहरा एक आदमी बैठा देगा। और आप देख लीजिए कि जो कहते थे पहले कि हमारे ये जो साईं बाबा हैं, तो साईं बाबा पहले उनके घर में दिखाई दिए और उसके थोड़ी देर बाद मेरे घर में दिखाई दे। ये आप लोग कहीं पढ़े भी होंगे। क्यों था?
आज होलोग्राफी चल रहा है, आप लोग जानते हैं कि एक आदमी कहीं रहते हुए भी दूसरी जगह जा रहा है। इवन एआई का भी ऐसी हो रहा है। तो समझ लीजिए कि ऐसी जब चीज़ें हमारे ग्रंथों में थी, हमारे उपनिषदों में थी, अगर हम लोग इस पिछले 70-80 साल जो अभी हमारा 75 साल बीत गया, अगर हम लोग को पहले से हम लोग संस्कृत को ही दिए होते तो आज जो साउथ और नॉर्थ का जो डिवीज़न की बात हो रही है वो नहीं होती, और हम लोग वो उन चीज़ों को समझते कि नहीं भाई हमारा संस्कृत है जो कि हम जानते हैं। आप सबको पता होगा कि हिंदी के बारे में बात होता है कि लोग अगर कोई अच्छा अंग्रेजी बोलता है तो वो हमसे ऊपर है, और जो जिस हिंदी बोल रहा है वो नीचे है, या जो बंगला बोल रहा है, ये गलत। आप देख सकते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने यूएन में जाकर के हिंदी में भाषण दिया था, और बहुत ही अच्छा भाषण दिया था, सब लोग अप्रिशिएट किए थे। उन लोग हिंदी को इंग्लिश में समझे, या आपने जो भाषा थी उनको कान में रहता है, आप लोगों को पता है, वो समझे। और ये बात सही है। आज हमारे पास चाइनीज़ आता है तो वो क्या इंग्लिश में बात करता है? नहीं बात करता है, वो चाइनीज़ में ही बात करता है। रशियन आता है, पुतिन आते हैं तो देखिए पुतिन क्या बात करते हैं, वो अपने रशियन में बात करते हैं, मोदी जी अपने लैंग्वेज में समझते हैं। तो ये समझने की बात है कि जो मातृभाषा है, उस मातृभाषा जो है आप अच्छी तरह से किसी भी चीज़ को समझा सकते हैं, और चाहे बंगला हो या कि सब मातृभाषा, क्योंकि उस चीज़ को आप समझ चुके हैं, तो समझ जाएंगे तो बढ़िया से समझा सकते हैं। इसलिए हम लोग ये ध्यान रखते हैं कि भाई हर बच्चे को ऐसा किया जाए कि केवल इंग्लिश का ही नहीं, सब इंग्लिश है उसका कंपटीशन है, ये है वो है, दूसरी चीज़ें हैं, लेकिन मातृभाषा में अगर वो चीज़ को समझ लिया तो वो बहुत दिन तक उसको याद रखेगा, उसे और कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसकी मतलब कि देखिए कि हमारी जो परंपरा है, हमारे जो अंदर वेदों में उपनिषद में जो कुछ लिखा हुआ है, उसको जब तक हम लोग मॉडर्न में नहीं लाएंगे, आई थिंक हमारे ये दोस्त जब एक्सप्लेन कर रहे थे तो कह रहे थे कि यस, हमारा यही है कि हमारे वेदों में क्या था और आज की टेक्नोलॉजी में क्या है, कहीं हम लोग पीछे नहीं था। आप देखेंगे कि हर चीज़ पीछे था हमारे पास, अब लेकिन हमें आज के लोगों को बताना है कि समझो कि ये चीज़ हमारे पास था। जब आप अलजेब्रा के जो हमारे सूत्र हैं उसको मैं जब देखा, जब हमारे एक न्यूजीलैंड की महिला थी जो बॉम्बे आईआईटी में काम करके गई थी, वो जब प्रेजेंट कर रही थी वो 3 दिन के सत्र में, उस समय यहीं पर, तो तब उनने दिखाया कि वो अलजेब्रा का जो फार्मूला है या एक ट्रिग्नोमेट्री का जो फार्मूला है वो उसमें है, लिखा हुआ है, और उसके आधार पर चीज़ों को लिखा हुआ है। तो आप समझेंगे कि हमारे पास ये चीज़ था। तो हमें ये जो आज का क्षेत्र हो रहा है प्रज्ञा प्रवाह के बारे में, या फिर जो इंडियन नॉलेज सिस्टम की बात हो रही है, हर चीज़ आपको, हर चीज़ में कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ें मिलेगी कि हमें, हमारे पास वो चीज़ें थी, उसके हमें ज़रूर सीखना चाहिए, देखना चाहिए, और आज जो हो रहा है उससे कैसा समन्वय है, या कहाँ पर हम लोग पीछे हैं, या क्या नया कर रहे हैं। तो जो हमारा ओरिजिनल था उसे हमें जब गर्व होगा, हमारे बच्चों को गर्व होगा, हमारे स्टूडेंट्स को। आपको पता होगा कि इंडियन नॉलेज सिस्टम में हमारे जो 4 फैकल्टी हैं, इनके साथ कम से कम 500 लड़के जुड़े हुए हैं इसको सीखने के लिए। हम लोगों ने देखिए और एक चीज़ किया है, यहाँ पर एक है एकेडमी ऑफ क्लासिकल एंड फोक आर्ट्स। उसमें क्या है कि चूँकि बच्चों को खाली प्रेशर हो गया है आजकल, और वो जो प्रेशर हो गया है, किसका प्रेशर हो गया है, हमारे पास एक है कि हमें पैकेज पाना है। आज मैं 2 दिन पहले मैं एक लड़के से मिला, यहीं पर से अमेरिका उसके पेरेंट्स ने भेजा है। वो लड़का 6 महीने पिछले साल हमसे मिला था। जब कल मैं मिला उससे तो मैं देखा कि कितना चेंज है, और वो कह रहा था कि मैं केवल नॉलेज लेने गया हूँ। आज हमारे बच्चों के अंदर में वो चीज़ नहीं है। वो ये नहीं कहते हमको नॉलेज, आज अगर पूछ लीजिए उससे तो वो कहेगा नहीं, हमारा एम है कि आई हैव टू गेट ए वेरी गुड पैकेज, मतलब कि सैलरी, वो देख रहा है, वो नॉलेज को नहीं देख रहा है। अब हमारे इसमें लेकिन अभी जैसे जो मेडिकल साइंस में अब कोर्स करिकुलम को चेंज कर दिया गया, और उसमें ये कहा गया है कि आपको लर्निंग बेस्ड एजुकेशन होना है। और यही चीज़ हमारे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी किया गया है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ये कहती है कि ज़्यादा हो गया क्या? नहीं ठीक, आपके लिए नहीं। अच्छा, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में यही कहा गया, क्योंकि हम लोग जो मैकाले सिस्टम में चले आए हैं, हम भी आए हैं, सपरे जी भी आए हुए, हम लोग सब पढ़ के उसे आए हैं, हम भूल ही गए इनोवेशन। आज जो पिछले 10 साल से हम लोग बात कर रहे हैं स्टार्टअप इनोवेशंस की, क्योंकि यही चीज़ हमारे दिमाग में उस समय थी, लेकिन किसी ने कहा कि नहीं आप ये सब पढ़िए, बीटेक करिए, एमटेक करिए, बीएससी एमएससी करिए, नौकरी करिए, बस सोचिए मत। तो जो सोच की भावना अभी हमारे अंदर जगी है, और जो इनोवेशंस की बात हम लोग कहते हैं है,
सबके अंदर है। ये नहीं है कि जो गांव में नहीं है, जो गांव में है वो नहीं है, वो पढ़ा नहीं है। जो पढ़ा नहीं है उसके पास ज़्यादा नॉलेज है। कहा गया है कि इंटेलिजेंस कैन ग्रो इन ए हट, मतलब कि वो किसी भी एक झोपड़ी में भी इंटेलिजेंस रह सकता है। आजकल देखिए, इस साल ही हमारे 2 ऐसे लोगों के बच्चे आए हैं IIT में, गरीब लोग हैं, वो कारपेंटर हैं उन लोग का, लेकिन कैसे उनके अंदर भगवान ने दिया है, उसको यूज़ करके आप IIT में वो लोग आए हैं। तो ये कहने का हमारा ये मतलब है कि हमारे पास बहुत ही सबके अंदर ये प्रतिभा है। ये ही चीज़ को जगाने का है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में हुई, उसके आधार पर हम लोग अपने कोर्स करिकुलम को बदलना चाहते हैं, फ्लेक्सिबल करना चाहते हैं, रिलैक्स करना चाहते हैं कि सब लोग करें। ये चीज़ IIT खड़गपुर ने करीब करीब पूरा चीज़ को मान लिया है और पूरा चीज़ हम लोग कर पाए हैं यहाँ पर, और उसी तरह हम लोग जा रहे हैं। और आज देखे होंगे कि हम लोगों ने जो अभी जो प्लानिंग हो रही है कि 2047 में हम विकसित भारत होंगे, उसकी प्लानिंग हो रही है। और वो इसलिए हो रही है कि हमारे पास सब कुछ है। जब कोविड में प्रॉब्लम हुआ था, तो जब हमारे पास, हम लोग चाहते थे कि ऑक्सीजन के लिए जब हम बना रहे थे ऑक्सीजन जो मशीन, उसमें जो जियोलाइट था वो हमारे पास नहीं था। जबकि हम चाहते, हमारे केमिस्ट्री के लोग या हम लोग प्रावधान किए होते, हम लोग उस पर रिसर्च किए होते, तो जियोलाइट हमारे पास भी रहता। उसे जानते हैं आप कहाँ से लेना पड़ा? आप लोग सर चाइना से। आप सोच लीजिए कि वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मिलेगा नहीं अगर आप जियोलाइट नहीं यूज करेंगे तो इसके मतलब हमारे पास जो हमारे जितने भी मैकेनिकल हम लोग कर लेते हैं, लेकिन जब चिप की बात हुई, आप जो मोबाइल वगैरह की चिप की बात है, वो चिप का फैब्रिकेशन हमारे यहाँ नहीं होता है। तो मोदी जी ने यही सोचा है, या फिर हमारे प्रधानमंत्री की सोच है, हम लोग को भी सोच उसी तरफ ले जाना चाहिए कि क्या सोच है कि हमारे अंदर जब हमको विकसित भारत बनना है तो उससे 25 साल पहले हमें सोचना पड़ेगा कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग क्यों नहीं हो सकता है। इसलिए हमारे लोगों को कहा गया है कि हर डिस्ट्रिक्ट, अब जैसे कि आप जानते हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक प्रोडक्ट होता है, तो क्योंकि हमारे लोगों के पास वो विज्ञान है। हमारे गांव में लोग पढ़ाई BSc MSc नहीं किए, लेकिन उनके अंदर वो ज्ञान है। आज भी मैं गांव में, हाँ, करीब मैं 400 गांव में वेस्ट बंगाल में गया हूँ। मैं रहने वाला हूँ यूपी बलिया का, लेकिन सबसे ज़्यादा इसके गांव में, बंगाल के गांव में गया हूँ मैं। और मैंने देखा है कि जो हम लोग पढ़ाते हैं उससे अच्छा पावर ट्रांसमिशन वो गांव में करके, वो एक साथ चक्की भी चला रहा है, एक साथ दूसरा कुछ काम कर रहा है, एक साथ पंप भी चला रहा है उसी पावर सोर्स से। वो उसके अंदर ज़्यादा बुद्धि है। जब हम लोग पढ़ाते हैं यहाँ पर लड़कों को, जब हम दिखाया तो कहे कि सर हाउ ही हैज़ डन, हमने आस्क हिम, ही डजंट हैव एनी आइडिया, उसके पास नॉलेज नहीं है। आप BTech डिग्री ले रहे हो, लेकिन देखिए, तो कहने का मतलब यह है कि हमारे पास है, हमारे गाँवों में, हमारे गंजों में बहुत कुछ है, और इस चीज़ को हमें आत्मसात करना है और इसको बढ़ावा देना है। इसीलिए इनोवेशन की बात होती है, और सबको कहा गया है कि भाई आप सीखिए, कुछ जो भी आए हैं कुछ सीखिए, केवल पैकेज की बात मत सीखिए, जाए सोचिए, पर कुछ सीखने का करिए, क्योंकि आप अगर सीख लिए तो आप उसके लिए ज़िंदगी भर काम करेंगे और आपको पैसे की, खाने की कभी कमी नहीं होगी। आप देख लीजिए कि जो लोग कोई हुनर सीख लेते हैं, जैसे कोई इलेक्ट्रिक का काम सीख लेता है, वो कभी मरेगा नहीं, खाने बिना कभी नहीं मरेगा, क्योंकि उसके पास हुनर है, वो कर लेगा। जो कोई वेल्डर सीख लेता है, तो इसके मतलब कि हम लोग को हमारे जो पद्धति है, पढ़ाने की पद्धति हो या फिर जो भी एजुकेशन है, इसको हम लोग को ऐसे ही देखना चाहिए कि हम कैसे उस आदमी को हुनर दें, जो भी सब्जेक्ट हम पढ़ा रहे हैं। तो हम तो इस पर ही, हमारे लोगों से मैं यही कहता हूं कि हमारे जो 50-55 मिनट का क्लास होता है, उसमें आप कुछ बताने की कोशिश करिए। आप अपना लेक्चर दे के चले जाएंगे और वो स्टूडेंट को कुछ पता ही नहीं चलेगा, तो फ़ायदा नहीं है। आप बताइए कि इस पढ़ाई से या इस सब्जेक्ट से उसको क्या मिलेगा, और आपके इस लेक्चर में क्या चीज़ आप उसको देने वाले हैं, ये चीज़ बताइए और डायलॉग रखिए, तब वो समझ में आएगा कि हाँ कुछ है। तो ये जो कुछ भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, ये सब प्रयास, हमारा ख्याल है कि ये प्रयास चलेगा। आज जो प्रज्ञा प्रवाह का ये 2 दिन का सत्र, उसके अंदर हमारे जो विद्वान लोग आए हुए हैं, इनकी बातें हम सुनेंगे और उससे देखेंगे कि देखिए उन्होंने कितना अथाह ज्ञान है, उस ज्ञान को देना चाहते हैं। हमारे पास हमने देखा कि कई बुक्स हैं, वो सब बुक्स हमें पढ़ना चाहिए, आप लोग जरूर पढ़ेंगे, और हमें विश्वास है कि ये सब इस 2 दिन के सत्र में हम लोग बहुत सीखेंगे। हमें बहुत खुशी है कि IIT खड़गपुर को आनंद जी ने, अरविंद दा ने, सब लोगों ने सोचा कि इस जगह पर ही होना चाहिए। मैं भाग्यवान हूँ कि मैं यहाँ पर हूँ और हम लोग आप सबको होस्ट कर पाए हैं।
आशा है कि हमारे कुछ त्रुटि होगी तो माफ़ करिएगा, क्योंकि कोशिश हम लोग पूरी करेंगे कि जिससे कोई तकलीफ ना हो आप लोग को, और यहाँ से हम लोग आप लोग से कुछ सीखें, और हमारे पास कुछ अगर है तो आप भी हम लोग से सीखें, हमारे इस जगह को बढ़िया देखें। ये जगह AQI कहते हैं ना, एयर क्वालिटी इंडेक्स 20 से 40 के बीच में है, कोई IIT का ऐसा नहीं है, इसलिए हम लोग इसको एडवर्टाइज भी करते हैं कि भाई यहाँ आप आएंगे तो आनंद ही आनंद है। मन शांत रखिए और सीखने की कोशिश करिए। ये कहते हुए मैं सबका धन्यवाद और वेलकम करते हुए नमस्कार। जितना अच्छा उद्बोधन सर ने दिया, मैं चाहता हूँ आप एक बार और जोरदार ताली बजा करके सर के इन वक्तव्यों को सम्मान दें। तो निदेशक महोदय ने बहुत ही अच्छे अच्छे बिंदुओं से हमको अवगत कराया कि कैसे भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान का इतिहास क्या है, किस प्रकार से यहाँ पर नींव रखी गई, और भारतीय ज्ञान प्रणाली जो आज का हमारा विषय है, कैसे इसका प्रारंभ हमारे इस भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान खड़गपुर से प्रारंभ हुआ। वेद, उपनिषद, भगवत गीता का क्या योगदान है और उसका आधुनिक युग में किस प्रकार से हम इसका उपयोग करके अपने जीवन को और सरल सुगम बना सकते हैं, इसके विषय में बताते हुए, साथ ही साथ भारतीय ज्ञान प्रणाली परंपरा जितनी भी वास्तुकला हो, त्रिकोणमति हो के विषय में थोड़ा सा हम इस पर प्रकाश डाला और ये बताया कि किस प्रकार से हमारे इस ज्ञान को, जिसको हम भूल चुके हैं, जिसको आज की डेट में बहुत सारे पेटेंट आज के डेट में हम देखें तो जो आप सभी लोग को पता होगा कि जो भी पेटेंट्स आज लिए जा रहे हैं इसका कहीं ना कहीं वर्णन हमारे यहाँ ऑलरेडी शास्त्रों में, उपनिषदों में इसका लिखा गया है, और इसको पुनः उजागर किया जाए ताकि हमारे इस ज्ञान को पुनः वह सम्मान प्राप्त हो सके। और शिक्षा के उस उद्देश्य को जो बोलते हैं सा विद्या या विमुक्तया, कि जो शिक्षा का उद्देश्य क्या था, उसके उद्देश्य पर आपने प्रकाश डाला। तो हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रोफेसर वीरेंद्र कुमार तिवारी जी। और मैं साथ में अब आमंत्रित करूंगा हमारे कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर आनंद पांडे। हाँ, आनंद पांडे जी, हाँ है ना, तो 2-3 लोग हैं, मैं नाम नहीं, आनंद पांडे जी का, कि हमारा जो कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, सिर्फ 2-5 मिनट में आप हम सबको अवगत कराएंगे। आप प्लीज सर। देख रहे हैं, नाम नहीं लिख पाए थे। प्रज्ञा प्रवाह नाम से मैं सीधे चलता हूं समय के कमी के कारण, लेकिन इतना तो कहना ही पड़ेगा, लोकमानस प्रज्ञ यहाँ के निदेशक, IIT के निदेशक वीरेंद्र कुमार तिवारी जी और प्रज्ञा प्रवाह के अखिल भारतीय प्रज्ञा प्रवाह के कार्यकारिणी समिति के सदस्य सप्रे जी, सदानंद सप्रे जी, प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण संस्थान के देवी प्रसाद मिश्र जी और हमारे मित्र बंधु रासबिहारी भर जी, प्रोफेसर रासबिहारी भर जी जहाँ हैं वहाँ इस विषय पर, और जब भारतीय ज्ञान प्रणाली के उत्कृष्ट केंद्र के चेयरमैन हैं, तो मैंने कहा कि उस पर तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा तो लोक प्रज्ञा पर बोलूंगा और प्रज्ञा प्रवाह पर। विश्व भारती के शांति निकेतन के प्रणव चट्टोपाध्याय जी हैं, इतने बड़े विद्वानों के बीच, क्योंकि थोड़ा सा बदलाव आया है समाज में, पूरे समाज में। आप याद कीजिए, इस बंगाल में 60-70 के दशक में कोई गमछा लेकर नहीं चल सकता था, किसी भी तरह का गमछा लेकर नहीं चल सकता था। लेकिन लोक का वो गमछा माने अंग वस्त्र जो आप कह रहे हैं, शब्द बदल दिया गया है। आज शहर के बड़े बड़े लोगों को और आज आप लोगों को भी आपके कंधे पर भी आया दिख रहा है। नहीं तो
आप गमछा लेकर चल रहे हैं, पीछे से कोई खींच लेता था। ये बंगाल की स्थिति नहीं थी, यहाँ गमछे की प्रथा नहीं थी, वहाँ सब प्रदेशों में सब जगह ये होता था। प्रणोदा देखे होंगे, मैं पूरे विश्वास से कह रहा हूं, लोक की ओर जाने की का ये एक बड़ा संकेत है। और तब मैं लोक पर बोलने चला हूं कि प्रज्ञा प्रवाह हमारी अखिल भारतीय संस्था है और लोक प्रज्ञा पश्चिम बंगाल की शाखा है। माने प्रज्ञा प्रवाह ही गंगा जैसे हुगली नदी हो जाती है, उसी तरह पश्चिम बंगाल में लोक प्रज्ञा है। 2018 में बेलूर मठ में हम लोगों ने लोक प्रज्ञा की शुरुआत की। 2 दशक पहले अखिल भारतीय प्रज्ञा प्रवाह 3 दशक पहले पूरे भारत में चल रही थी और सभी प्रांतों में अलग अलग नाम से है। कहीं विचार मंच है, कहीं चित्ती है, बिहार में चीती के नाम से जानी जाती है। यहाँ लोग हमारा काम क्या है, उद्देश्य क्या है, तो सारा चीज तो पाणिग्राही जी भी बोल गए। और ये लेकिन कुछ भाषा बदल बदल कर बोली गई। मैं सीधी बात कहता हूं, प्राचीन से नवीन को जोड़ना, और जब ये कहते हैं तो चिर पुरातन चिर नवीन सनातन है, एक शब्द उसके लिए सनातन शब्द है। अब उसको आप धर्म से जोड़ें, ज्ञान से जोड़ें, विज्ञान से जोड़ें, जिस तरह जोड़ें, और उसका लाभ जिस रूप में आप लेते रहें, राजनीति से समाज से लेते रहें, तो उस सनातन परंपरा से हम जुड़े रहें। और नहीं जुड़ने के कारण भारत की क्या दुर्दशा हुई उसको दूर करने के लिए लोक प्रज्ञा पश्चिम बंगाल में काम कर रही है। अभी तक हमने 17 जगहों पर, इसके पहले NIT में भी, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में भी हमारा ये कार्यक्रम हुआ। वहां से यहाँ और अच्छा हो रहा है। वहाँ 1 दिन का था, यहाँ 2 दिन का था। लोक प्रज्ञा का उद्देश्य ही है कि हम जन जन से जुड़ें। पढ़ाई केवल शहरों में भी नहीं होती, गांवों में भी होती है। कल मैंने हाल ही में यहाँ के उपनिदेशक हुई रिंटू बनर्जी जी से कहा कि नगरीय नहीं उपनगरीय। हम राम के भक्त हैं तो कृष्ण के भी हैं। राम नगर से आए थे, राजा के पुत्र थे, कृष्ण गांव से आए थे, तो ये आप सब जानते हैं। इसलिए हम अध्यात्म और विज्ञान को साथ लेकर चल रहे हैं। सबसे बड़ी बात हमारे निदेशक महोदय ने कहा कि न्यूटन आदि की बात चली। कड़ाद को तो सभी कड़ाद नाम से पकड़ लिए कि हाँ अणु परमाणु और ये सारी चीजों पर कड़ाद का नाम आता है। वहीं से हमारे दर्शन से ही आकर्षण शक्ति का वो कड़ाद ने ही वो दिया था। गति का सिद्धांत भी कड़ाद ने ही दिया था, लेकिन अभी तक उस पर चर्चा नहीं हुई है। केवल कड़ाद को हम, ऋषि कड़ाद को हम वहाँ अणु परमाणु से ही जोड़ते हैं। और आप आगे बढ़िए, देखिए वैशेषिक दर्शन में वो आ जाएगा। और इसके पहले जो यहाँ कार्यक्रम हुआ था उसमें मैंने बहुत स्पष्ट, एक टीवी वाले आए थे तो वो पूछे तो मैंने बताया कि हमारा दर्शन ही शुरू होता है विज्ञान से, क्योंकि विज्ञान की भाषा संख्या है और हमारा पहला दर्शन सांख्य दर्शन है। विज्ञान की कोई बात आप चाहकर भी हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला में नहीं बोल सकते यदि उसमें किसी संख्या का उपयोग न करें। तो बहुत दिनों तक दर्शन वालों को अलग कर दिया गया था विज्ञान से। अरे ये फिलॉसफी के हैं, ये क्या जानेंगे, हम तो साइंस के हैं। इस तरह की चर्चा जो समाज में होती थी आज वो दूर हो रही है। मैं आयुर्वेद का था, विज्ञान भारती में जब मुझे दायित्व था तो मेरे मित्र ही कहा करते थे आप तो आयुर्वेद के हैं, विज्ञान में कैसे चले आए। और आज लोग कह रहे हैं
कि आयुर्वेद में ही मैंने ही 1 मिनट आयुष मंत्रालय में मांगा था कि आयुर्वेद पर बोलिए। उसमें मैंने कहा था कि यदि योग और ये ज्योतिष को जोड़ दिया जाए, जितना विज्ञान है, आपके आईटी की भी बात मैंने उसमें कही थी कि वो सारा चीज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तक की बात मैं कही थी कि वो सारा विज्ञान आयुर्वेद में है। आप खोज लीजिए और नहीं मिले तो मुझसे फोन कर बात कीजिए। वो 1 मिनट का वीडियो आयुष में अभी भी रखा हुआ है और चलाते हैं लोग। तो मेरे कहने का मतलब कि हम लोग तक, लेकिन उसके साथ साथ जो काम हमारे साथ है लोक प्रज्ञा के साथ, कि भाषा के हमारे जितने व्हाट्सएप ग्रुप बनते हैं बांग्ला में ही बनते हैं। क्यों? कि भाषा, जरा सोचिए ना, कबीर कहाँ के हैं और पूरे हिंदुस्तान में घूम लेते हैं, उनकी कौन सी भाषा थी? हिंदी ही थी। और भाषा समझ, भारतीय भाषा के बारे में एक आप ध्यान रखिए कि थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा, आप अपनी मातृभाषा को अच्छी तरह जानते रहिएगा और अपनी मातृभाषा पर गर्व कीजिएगा, उसे छोटा नहीं समझिएगा। तो हिंदुस्तान की किसी भी भाषा को समझने में आपको थोड़ी देर हो सकती है, लेकिन वो आप समझ सकते हैं। लेकिन जब आप ये मान लीजिएगा कि हम विदेशी भाषाओं से ही चलेंगे, मैं किसी भाषा को छोटा नहीं करता, आप अंग्रेजी पढ़िए, आप फ्रेंच पढ़िए अपनी विद्वता के लिए, लेकिन अपनी विद्वता बताने के लिए अंग्रेजी और फ्रेंच का प्रयोग मत कीजिए, जर्मन का प्रयोग में, आप अपनी विद्वता बताने के लिए अपनी भाषा का प्रयोग कीजिए। ये सारी बातें इस सत्र में आई। उन सब कामों को हम कर रहे हैं और यहां भी तय हुआ कि बांग्ला और हिंदी में ही हमारे कार्यक्रम होंगे। लेकिन हमारी कुछ मजबूरियां हैं, स्वाधीनता से स्वतंत्रता की ओर चलते हुए हमारे ही कुछ लोग भूल जाते हैं और फिर अंग्रेजी को लाद देते हैं। ये पूरे देश में हो रहा है। लेकिन ऐसा 10 वर्षों के भीतर आप देखिएगा, आप पूरे गर्व से अपनी भाषा को लेकर किसी मंच पर बोलिएगा। जिस तरह राजनीति इसे नहीं समझिए, जिस तरह मोदी जी पूरे देश और विदेश में बोल रहे हैं, आप भी अपने प्रांत में अपनी मातृभाषा बोलिएगा और पूरे देश में घूमकर, तब जब अपनी मातृभाषा बोलिएगा पूरे देश में आप हिंदी को भी बोलिएगा, हिंदी को भी बोलने में समर्थ हो जाइएगा। लोक प्रज्ञा का उद्देश्य भाषा से लेकर, हमारे विज्ञान प्रमुख हैं, हमारे भाषा विज्ञान प्रमुख भी हैं, भाषा से लेकर लोक से जुड़ी हुई जितनी चीजें हैं उन सबको हम लेकर चल रहे हैं। और लोक प्रज्ञा के साथ प्रज्ञा का प्रवाह उसी दिन देखने में आएगा जिस दिन, जैसे कबीर किसी स्कूल में नहीं जाने के बाद भी आज पूरे देश में पढ़े जाते हैं। उन्होंने भाषा का, हम भले ही पढ़ाते समय कहते थे कि उनकी खिचड़ी भाषा थी, लेकिन हमें ये भी सोचना चाहिए कि जो किसी स्कूल में नहीं पढ़ा वो दूसरी भाषाओं को कैसे समझाता और कैसे अपनी भाषा में रख लिया था, और उसे हिंदी वाले भी उसी तरह समझ पाए थे। तो उस तरह की भाषा निश्चित ही हमारे देश में विकसित होगी कि हम सभी प्रांतीय भाषाओं को लेकर हिंदी को इतना विकसित करेंगे कि वह पूरे देश की भाषा बन पाएगी। क्योंकि एक पूरे देश की भाषा एक होनी चाहिए। वह भी काम लोक प्रज्ञा का है, प्रज्ञा प्रवाह का है, और उस पर भी काम चल रहा है। आप ये 5 साल की यात्रा में हमें यहाँ तक IIT तक हम पहुँचे हैं। देश के और भी पश्चिम बंगाल के और विश्वविद्यालयों में पहुँचे हैं, नगर उपनगर को जोड़कर लोक तक पहुंचने की हमने चेष्टा की है। लोक की प्रज्ञा को हम नागरीय प्रज्ञा तक जोड़ने की, हम अपने शास्त्रीय ज्ञान को विज्ञान के साथ जोड़ने की कोशिश की है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद पांडे जी का, जिन्होंने लोक
प्रज्ञा के विषय में हम सबको अवगत कराया तथा साथ ही साथ भारतीय जो हमारी भाषाएं हैं उसका हमको गर्व हो इसके विषय में उस पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम को अंत की ओर ले जाते हुए मैं आग्रह करूंगा हमारे मध्य विज्ञान प्रमुख डॉक्टर रास बिहारी भट्ट जी से कि वो आएं और सभी का आए हुए हमारे मुख्य अतिथि का, सभी प्रतिभागियों का, अध्यक्ष महोदय का, सभी का धन्यवाद। আপনাদের সকলকে আন্তরিকভাবে নমস্কার জানাচ্ছি, সাধুবাদ জানাচ্ছি, ধন্যবাদ জানাচ্ছি। अभी अभी আমাকে আদেশ হয়েছে ক্ষেত্রীয় সংযোজক অরবিন্দদার কাছ থেকে যে 5 মিনিটে আপনাদের ধন্যবাদ দেওয়ার ব্যাপার ছিল, কিন্তু 1 মিনিটে। আমার মনে হয় 1 মিনিটও সবচেয়ে যেটা ব্যাপার, এই যে এখানকার পৃথিবীর মধ্যে সর্বোত্তম আর অন্যতম সংস্থান তকনিকির যে সংস্থান ভারত সরকারের, সেখানে আমরা এসেছি। এখানকার যে নির্দেশক মহোদয় প্রফেসর তেওয়ারি, প্রফেসর পাণিগ্রাহী, এরা দুজনে এত আন্তরিকতার সাথে ভারতীয় জ্ঞান পরম্পরার সাথে আমাদের আমন্ত্রণ জানিয়েছে, তাতে আর বিশেষ কিছু বলার অপেক্ষা রাখে না। আর এখানে মঞ্চের ওপর আমাদের কেন্দ্রীয় কার্যকারিণীর মার্গদর্শক বিশেষ টলি আছে প্রজ্ঞা প্রবাহে, আমাদের সদানন্দজি আছেন, অর্থনীতিবিদ বিশিষ্ট প্রণবদা আছেন, বয়োজ্যেষ্ঠ অগ্রজ, আমাদের প্রফেসর মিশ্র আছেন, একটা বিশিষ্ট জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নির্দেশক আছেন। এইমাত্র আমি খোঁজ নিলাম যে অসিন্দার কাছে, যে আমাদের এখানে যারা এসেছে বিশেষ করে ইয়াং জেনারেশন, যেটা আমাদের খুব আগেকার সায়েন্টিস্ট যারা হতে চলেছে স্টার, তাদের আমরা 316 জন অলরেডি রেজিস্ট্রেশন করেছে এবং অনেককে আমাদের বারণ করতে হয়েছে কারণ এখানে অসুখ হল। এত সংখ্যায় যে এসেছে, মাতৃশক্তি এসেছে, এদের বক্তব্য, মহানুভবদের বক্তব্য শুনতে শুনতে, যেহেতু আমরা অল্প একটু ভারতীয় জ্ঞান পরম্পরার ওপর অল্প কিছু, ভারতীয় কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ওপর থেকে অল্প কিছু প্রজেক্ট আমরা চালাচ্ছি, এখনও করেসপন্ডেন্স চলছে। ক্ষেত্রীয় কার্যকারিণী আনন্দদা, ডক্টর আনন্দ পাণ্ডে, প্রান্তীয় কার্যকারিণী, রাজ্যের কার্যকারিণী যারা লোকপ্রজ্ঞার আছে, প্রত্যেকেই আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আর এইটুকু বলতে বলতে আমার রবীন্দ্রনাথের আত্মজীবনীমূলক যে প্রবন্ধ আছে, জীবন স্মৃতি বা সাঙ্গীকরণ, আর কালাম সাহেবের মাতৃগর্ভে যখন আমরা থাকি, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স যেটা বলেছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, আমার মনে হয় যেটা প্রফেসর তেওয়ারি আমাদের বললেন, আমাদের যে ভারতীয় জ্ঞান পরম্পরা থেকে এদের যে বক্তব্য আমি যদি জুড়ি, যেহেতু রশ্মি রক্ষাবন্ধন মডেলে কাজ করছি, এর মধ্যে যে কৃত্রিম ব্যক্তিত্ব প্রাচীন ভারতবর্ষের যে সঞ্জয়ের উদাহরণ দিয়েছেন আর আজকের দিনের উদাহরণ দিয়েছেন, আনন্দদাও বললেন, আমাদের যে ভারতীয় জ্ঞান পরম্পরার যে নেচার ফ্রেন্ডলি, মানে প্রাকৃতিক অনুযায়ী আমরা যখন মাতৃগর্ভে থাকি, লব কুশ থেকে শুরু করে আমরা দেখেছি তখন থেকে যেটা প্রকৃতিগতভাবে আমাদের যে বুদ্ধিশক্তি আসছে, সেটা যদি আমরা গীতাতে যেটা বলা আছে যে সাত্বিক আহার, রাজসিক আহার, তামসিক আহার, এইগুলো যদি আমরা গীতাতে, যেটা আমাদের প্রফেসর সাহেব বললেন, ওই আহারের সঙ্গে কি করে আমাদের ইন্টেলিজেন্সিটা যোগ আছে, এইগুলো যদি আমরা আজকের দিনে যারা স্টার এসছে, যাদের আমরা বিশেষভাবে অভিনন্দন করব, তারা যদি একটু পরে আগ্রহ নেয়, তাহলে আমাদের যে সায়েন্টিফিক জীবন আজকের দিনে, আগামী দিনের ভারতবর্ষ, এখানে অনেকেই লোকপ্রজ্ঞা থেকে পুস্তক উন্মোচন করেছে। একটা পুস্তক সুতোবাজি লিখেছেন, ভারত অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ, সায়েন্স টেকনোলজির ওপর স্যাপ্রিজির বই আছে, এগুলো একটু পড়লে আমার মনে হয় আরও ভালো হবে। নমস্কার। অরবিন্দদার কথা আজ্ঞা মানতে হয়, আমি বিরাম দিচ্ছি।
জ্ঞানের প্রবাহ তো চলতে থাকে। আপনাদের সকলের ওপরই রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প শেষ হইয়া হইল না শেষ। নমস্কার, আন্তরিক অভিনন্দন, ধন্যবাদ। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रास बिहारी भट्ट जी, आपने सबको धन्यवाद दिया।